आज हम लोग प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न संख्या 12 से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लिए थे और इस एक्सरसाइज में एक अवयव समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं जो कल का हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी अवयव समीकरण से हम लोग यहाँ समीकरण निकाय को हल करेंगे। समीकरण निकाय का मतलब वैसा समीकरणों का समूह जिसमें दो या दो से अधिक समीकरण हो, एक रैखिक, जिसमें दो चर वाला एक रैखिक या तीन चर वाला एक रैखिक समीकरण समूह हो, तो उसे हम लोग समीकरण निकाय कहते हैं। और इसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण हमको दिए गए हैं, इन तीनों समीकरण से हम लोग को इसका हल ज्ञात करना है, यानी कि x, y, z का वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन समीकरण में जितने भी ये चर है x, y, z, उनके गुणांकों से एक अवयव बनाते हैं जिसे हम लोग a लिखते हैं। और इसमें जो चर प्रयोग किया गया है x, y, z, इसका एक स्तंभ अवयव बनाते हैं जिसे हम लोग x लिखते हैं। और ये अचर पद जो है स्तंभ में है, तो स्तंभ अवयव में भी इसको लिखेंगे तो उसको हम लोग अवयव भी लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। a बराबर है हमारा, देख लीजिए, 1 - 1 1, 1 - 1 1। दूसरा में क्या है 2 1 - 3। तीसरा में क्या है 1 1 1। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर x बराबर लिखेंगे x y z। फिर हम लोग b बराबर लिखेंगे, देख लीजिए अचर पद क्या है 4 0 2, 4 0 2। यहां पर हम लोग ये ध्यान रखना है कि इसको इन्वर्स, पहले हम लोग a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको अवयव समीकरण जो है वो x बराबर a इन्वर्स b है। तो जिसमें x और b तो हमको प्राप्त है, लेकिन इसका हमको a इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि सहखंडजों का अवयव, यानी कि कोफैक्टर्स मैट्रिक्स हमको लिखना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स का लिखने के लिए चलिए हम लोग लिखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखते हैं, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। उसके बाद हम लोग इसको विस्तार कर देंगे, या किसी भी पंक्ति किसी भी रो के सापेक्ष आप विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक की संख्या ज्यादा है, तो इसमें हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो उतना करेंगे तो समय लगेगा, डायरेक्ट विस्तार करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो ये 1 है, ये कोलम, ये रो छोड़ देंगे, ये चारों बचा, गुणा करेंगे 1 और ये गुणा करेंगे -3, तो +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका चिन्ह होता है माइनस, और इसका यहाँ भी माइनस होता है, तो माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। ये रो और ये कोलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 - 3 1 1 मिल रहा है, तो 2 + 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, ये कोलम ये रो छोड़ देंगे, तो 2 - 1 मिलेगा। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3 1 4, 3 2 5 और 2 से 1 जाएगा तो 1, यानी कि हमको मिल गया 10। डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 10, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स का अस्तित्व है, यानी कि इन्वर्स जो होगा वो ये अवयव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड, प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। चलिए, प्रथम पंक्ति का अवयव के क्या चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, तो इक्वल टू हम लोग लिख देंगे। ये कोलम ये रो छोड़ेंगे, 1 - 3 1 1 मिलेगा। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है इसका, ये कोलम ये रो छोड़ेंगे, 2 - 3 1 1 होगा, 2 - 3 1 1। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, ये कोलम ये रो 2 1 1 1। तो हमको क्या मिल गया, देख रहे हैं आप लोग, 1 + 3 2 + 3, ठीक है। और यहां पर मिला 2 - 1, क्या प्राप्त हो गया, देखिए तो 4
फिर उसके बाद क्या मिला -5, फिर उसके बाद मिला 1। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय पंक्ति का सहखंड, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रोज एलिमेंट्स ध्यान देना है। तो यहां पर हम लोग द्वितीय पंक्ति के अब सहखंड को लिखेंगे जिसका चिन्ह क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो सबसे पहला वाला माइनस होगा, इसका लिखेंगे ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे -1 1 1 1 -1 1 1 1, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये कॉलम ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 1 1 1 1 मिलेगा, फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह माइनस लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे ये रो छोड़ देंगे 1 - 1 1 1 होगा, 1 - 1 1 1, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा -1 -1, यहां पर क्या मिलेगा 1 - 1 और यहां पर क्या मिलेगा 1 + 1, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया देखिए -2 और बाहर माइनस है तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तृतीय पंक्ति का सहखंड, तृतीय पंक्तिका के अवयवों का सहखंड, चाहे वो भी लिख सकते हैं अवयवों का सहखंड, ठीक है। इसका क्या चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस दे देंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए -1 1 1 -3 -1 1 -3, उसके बाद अगला वाला का चिन्ह माइनस, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 1 1 2 -3 2 -3 हो गया, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 1 - 1 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यहां, अब चलिए इसको करिए मल्टीप्लाई, तो 3 - 1 मिलेगा 3 - 1, फिर अगला क्या मिलेगा माइनस, देख लीजिए -3 -2, फिर अगला वाला में क्या चिन्ह मिलेगा हमको मल्टीप्लाई 1 + 2, फिर से मिला लीजिएगा 3 - 1 -3 -2 1 + 2, ठीक है। चलिए क्या मिला यहां पर लिख देते हैं 2 और ये -5 बाहर माइनस है तो 5 हो जाएगा और ये 3। हम लोग अब लिखेंगे सहखंडों का अवयव, सहखंडों का अवयव बराबर हमको क्या मिलेगा देख लीजिए, पहला पंक्ति में लिखिए 4 - 5 1, दूसरा पंक्ति का देखिए 2 0 -2 है 2 0 -2 और तीसरा पंक्ति का है 2 5 3, तो इसलिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, यही है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी ए इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं A इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमको मिला है, यहां पर मिला है देखिए 10 और एडजॉइंट ऑफ A हम लोग लिख लेंगे 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ठीक है। अब हम लोग आव्यूह समीकरण मैट्रिक्स इक्वेशन x = A इनवर्स B का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे x y z, A इनवर्स की जगह पर A इनवर्स लिख दीजिए 1/10 है 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, फिर उसके बाद है B हमारा देखिए क्या मिला है यहाँ पर 4 0 2, उसको हम लोग लिख लेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, क्या मिलेगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 प्लस 0 प्लस 4, 16 प्लस 0 प्लस 4, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम -20 प्लस 0 प्लस 10, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4 -2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। इसको हम लोग अब जोड़ लेंगे तो इक्वल टू में हमको क्या मिलेगा 1/10 इंटू में क्या मिलेगा 16 और 4 20, फिर इसके बाद मिलेगा -20 प्लस 10 -10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 10 दूनी 20 कट जाएगा, फिर 10 से 10 एक बार में, 10 से 10 एक बार में, ठीक है। तो हम लोग को ये मिल गया। चलिए तो अब यहां पर हम लोग को देखिए LHS में क्या है, XYZ है, XYZ बराबर हमको क्या मिला 2 -1 1, और आप लोग जानते हैं ये दोनों समान अवयव है तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि x बराबर 2 तो लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। यही हमारा हल हुआ। देखिए कितना आसान है। हम लोग ये जो एक्सरसाइज बना रहे हैं पीछे वाले एक्सरसाइज पर निर्भर है। हम लोग केवल यही काम कर रहे हैं यहाँ पर नया, ये अवयव समीकरण का प्रयोग करके हम लोग इसका हल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ तक का काम हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में किए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिसका समीकरण हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए 2x + 3y + 3z = 5 है। दूसरा समीकरण है x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। देखिए इसका पहला कॉलम का जो गुणांक है चर का 2 3 3, पहला पंक्ति में लिखे हैं 1 - 2 1। देखिए दूसरा पंक्ति में लिखे हैं 3 - 1 - 2। यहाँ तीसरा पंक्ति में लिखे हैं, इससे एक हम अवयव बनाए हैं जिसको हम लोग a बराबर लिख दिए हैं। इसमें जो चर है x y और z उसको हम लोग कॉलम में लिखते हैं। और क्यों कॉलम में लिखते हैं ये आपको थ्योरी में बताया जा चुका है, क्योंकि इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो वो ये हमको समीकरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि x y z है तो x y z लिखेंगे, a b c रहेगा तो हम लोग इसमें a b c कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, चर जो रहेगा वही चर यहाँ पर x बराबर लिखा जाएगा। b बराबर वो आपका जो समीकरण के अचर पद जो है, अचर पद को हम लोग अवयव में लिख लेंगे, यहाँ पर स्तंभ अवयव में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इसको भी बनाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 2 1 3, 2 1 3, फिर उसके बाद क्या है 3 - 2 - 1, फिर उसके बाद क्या है 3 1 - 2। इसका हम लोग पहले विस्तार करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, -4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अगला वाला का चिन्ह माइनस, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -2 -3। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, -1 और +6, ठीक है। ये 5 × 10 मिला, ये 3 2 5 + 3 15 प्लस में हो गया, ये 6 में से जाएगा 5 + 3 15 हो गया, यानी 15 15 30 और 10 40, ठीक है। तो 40 इसका मिला, ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसका भी इनवर्स का अस्तित्व है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड। चलिए इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -2 1 -1 -1, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह होता है इसका, तो 1 1 3 -2, फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, 1 -2 3 -1। चलिए क्या मिला, देखिए 4 + 1, फिर यहां पर क्या मिला -2 -3, फिर यहां पर क्या मिला -1 + 6 इक्वल टू, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है 5 5 और 5, तीनों 5 मिल गया, देख लीजिए। चलिए
अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, के अवयवों का सहखंड। चलिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, पहला वाला का चिन्ह माइनस होता है, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, 3 3 -1 2, 3 3 -1 -2, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है इसका, तो ये रो ये कॉलम 2 3 3 -2, फिर अगला वाला का चिन्ह होता है माइनस इसका, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए 2 3 3 -1। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, -6 + 3, फिर यहां पर क्या मिलेगा -4 -9, फिर यहां पर क्या मिलेगा -2 -9। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ देखिए, तो 6 - 3, ये -6 + 3 -3 हो जाएगा, बाहर है माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13, ये -11 बाहर माइनस है तो 11 हो जाएगा। चलिए तृतीय पंक्ति का सहखंड, तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, क्या मिलेगा देखिए, इसका भी चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है, ये रो ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 3 3 -2 1, अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 2 3 1 1, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है इसका, ये कॉलम ये रो 2 3 1 -2। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये होगा 2 - 3, ये 2 - 3 हो गया, ये -4 -3, क्या मिला देखिए, तो 3 6 9, ये क्या मिला 2 से -3 जाएगा -1 1 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सहखंडों का अवयव, सहखंडों का अवयव बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति का पहले लिखिए 5 5 5, दूसरा पंक्ति का लिखिए 3 - 13 11, तीसरा पंक्ति का लिखिए 9 1 -7। एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहला पंक्ति को पहला स्तंभ कर दीजिए 5 5 5, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 - 13 और 11, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कर दीजिए 9 1 -7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 40 है और एडजॉइंट ऑफ ए हमको मिला है यहाँ पर 5 5 5, 3 - 13 11 9 1 -7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अवयव समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर अवयव समीकरण x बराबर a इनवर्स b से। तो x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, x y z बराबर a इनवर्स है 1/10 नहीं 40 इंटू ये देखिए 5 5 5, 3 - 13 11, ये हो जाएगा 9 1 -7। चलिए फिर b हमारा देख लीजिए, यहां पर क्या है 5 - 4 3। चलिए अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 1/40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 -13 12 + 9 × 3 27,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 25, 13 चौके 52 प्लस 3। फिर इससे इसमें 25 माइनस 44 और माइनस 21। चलिए देखिए क्या मिला। 20 20 40, 5 45 और 7 52। 52 में से 12 जाएगा तो 40 हो जाएगा। फिर देखिए ये 25 25 2 27 3 30 और 50 80 हो गया। ये देखिए 40 20 60 64 एक 65 हो गया। ये दोनों मिलकर के 65 से 25 जाएगा तो -40। हम लोग 40 से 1/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां पर XYZ तो लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। यही आपका आंसर हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, और जितना आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा उतना समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रखना है, ताकि समझना इसलिए है कि दूसरा टाइप का भी हमको समीकरण दे दे। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, इस आधार पर दूसरा भी क्वेश्चन होता है। इसलिए आप लोग समझिए, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो उसको हम लोग हल कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए ये भी 3 × 3 अडर का ही इसमें अभी प्राप्त हो रहा है। तो सारा चीज हम लोग लिख दिए हैं, सारा चीज आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए डिटरमिनेंट पर ए लिख रहे हैं यहाँ पर 1 - 1 2 3 4 -5 और 2 - 1 3 हो जाएगा। ये आपका विस्तार करेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार करते हैं। ये कॉलम ये रो छोड़िए, चलती है 12 और -5 हो जाएगा। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है। ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे 9 और प्लस 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा 2 का, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे -3 -8। ठीक है। चलिए क्या मिला, 12 में से 5 गया 7, ये मिला 19 और ये देखिए -11 होगा और 2 से गुणा करेंगे तो -22। हमको क्या मिलेगा 26 - 22 इक्वल टू हमको 4 मिल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पक्ष के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड लिखेंगे। तो चलिए प्लस माइनस प्लस होता है, इसका पहला चिन्ह प्लस होगा। ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए 4 - 5 -1 3। ठीक है। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो 3 - 5 2 3 होगा हमारा 3 - 5 2 3। फिर उसके बाद अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है इसका, तो ये छोड़ देंगे 3 4 2 -1 3 4 2 -1। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा 12 - 5, ये मिलेगा 9 और प्लस 10, ये मिलेगा -3 -8, तो हमको क्या मिल जाएगा 7, ये मिल जाएगा -19। ठीक है। और ये मिलेगा -11। चलिए द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड। अब हम लोग द्वितीय पंक्ति के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग माइनस लेंगे पहला। चलिए इसका ये रो ये कॉलम -1 2 -1 3। अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 1 2 2 3। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका ये कॉलम ये रो 1 - 1 2 -1। चलिए क्या मिला देखिए -3 + 2, ये क्या मिला 3 - 4, ये क्या मिला -1 + 2। ठीक है।
चलिए क्या प्राप्त हो रहा है देख लीजिए, ये -1 हो जाएगा, बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, 3 - 4 -1 और ये 2 - 1 जाएगा तो 1, ये भी -1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, यहीं पर आप लोग को अच्छा तरह से ध्यान देना है कि इसमें चिन्ह का कोई गड़बड़ी ना हो, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा। चलिए अब हम लिखते हैं तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, अवयवों का सहखंड। चलिए इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है। तृतीय पंक्ति के देखिए ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, -1 2 4 -5, -1 2 4 -5, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है। देखिए ये दूसरा का, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो 1 2 3 -5, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है। इसका ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, 1 -1 3 4। चलिए देखिए क्या मिलता है, ये 5 - 8, फिर उसके बाद मिलता है -5 - 6, फिर उसके बाद मिलता है 4 + 3। ठीक है, चलिए 5 - 8 कितना मिला हमको, -3। ये देखिए -11 + 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यानी हम लोग अब सहखंडों का भी लिखेंगे, सहखंडों का अवयव बराबर क्या होगा, पहला पंक्ति का पहले पंक्ति में लिखेंगे 7 - 19 और -11, दूसरा पंक्ति का दूसरे पंक्ति में 1 - 1 - 1, तीसरा पंक्ति का -3 11 और 7। अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको 4 मिला है और एडजॉइंट ऑफ ए हमको यहीं पर देख लीजिए प्राप्त है 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 -3 11 और 7। चलिए अब हम लोग लिखेंगे आव्यूह समीकरण, इस चीज का प्रयोग करेंगे। आप लोग को मालूम है x बराबर a इनवर्स b से, तो x की जगह पर हम लोग लिख देंगे x y z इक्वल टू a इनवर्स है हमारा 1/4 इंटू 7 - 19 - 11 1 - 1 - 3 11 और 7 इंटू में b हम लिखेंगे, b मेरा यहां मिला है 7 - 5 और 12, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है, इसको हम लोग गुणा करिए तो इससे इसमें 7 × 49 -5 और -12 × 36, फिर इससे इसमें कीजिए 9 × 7 63, 6 बचा, 7 × 6 13 133 माइनस में, फिर माइनस +5 और फिर 11 दूनी 22 और फिर 11 × 13 प्लस में होगा। फिर उसके बाद चलिए इससे इसमें -77 +5 और फिर 12 × 84 इक्वल टू 1/4 इंटू, देखिए क्या मिला, ये 49 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, ये दोनों 41 हो जाएगा, ये 49 से 41 जाएगा तो 8। चलिए अब यहां पर देखिए 132 और 5 137, 137 से 133 जाएगा तो 4। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं 84 और 5 89 हो जाएगा, यानी 89 से हम 77 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 12। तो हम लोग को यहां पर क्या लिख सकते हैं, x y z बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2
हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। यही आपका आंसर होगा। x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3। ये आपका जो समीकरण 14 नंबर क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें सबसे पहले आव्यूह दिया है, बोल रहा है कि इसका पहले a इनवर्स ज्ञात कीजिए और इसके बाद इसके नीचे एक समीकरण निकाय दिया है, उसको भी इसी की सहायता से हल करना है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या मिलेगा, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। इसका विस्तार करिए फर्स्ट रो के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा, -4 + 4। ये +4 हो जाएगा क्योंकि -4 होगा और सूत्र में माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। इसके बाद अगला का चिन्ह होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी माइनस है। ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, तो -6 + 4। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, ये कॉलम ये रो 3 -2। चलिए देखिए क्या मिला, ये तो 0 हो गया। ये -6 + 4 -2 और इंटू 3 -6 हो गया। ये 1 हो जाएगा +5 बराबर क्या मिला, -1। यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसे इसका इनवर्स प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड लिखेंगे। प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड। चलिए क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये रो ये कॉलम 2 - 4 1 -2। फिर उसके बाद माइनस होता है इसका, ये कॉलम ये रो 3 - 4 1 -2। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, तो 3 2 1 1 मिलेगा। चलिए -4 + 4 -6 + 4 और ये होगा 3 - 2 इक्वल टू हमको क्या मिल गया, देखिए 0। और ये क्या मिला, -6 + 4 -2, बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा, 3 2 1। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय पंक्ति का अवयवों का सहखंड। इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो पहला वाला मेरा माइनस मिलेगा। ये कॉलम छोड़ दीजिए, -3 5 1 -2 -3 5 1 -2 होगा। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा, यानी इसका ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 5 1 -2 होगा, 2 5 1 -2। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 2 -3 1 1। ठीक है, चलिए क्या मिला, 6 - 5, ये क्या मिला, -4 - 5, ये क्या मिला, 2 + 3। क्या हो जाएगा, 6 - 5 1, बाहर माइनस है -1, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -5। चलिए तृतीय पंक्ति का सहखंड हम लोग लिखेंगे। पंक्ति के अवयवों का सहखंड हमको प्राप्त करना है। इसका भी चिन्ह आप लोग को मालूम है क्या होता है, इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। तो चलिए पहला वाला का लिखते हैं, प्लस वाला का, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -3 5 2 -4 2 -4। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो 2 5 3 -4 2 5 3 -4। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसका ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, 2 -3 3 2। इसको भी हम लोग हल करेंगे, क्या मिलेगा, 12 - 10। फिर अगला क्या मिलेगा, -8 और -3 15। फिर अगला वाला का क्या मिलेगा, 4 + 9 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 से 10 जाएगा तो 2। और फिर देखिए 15 और 8 23 होगा, माइनस में और बाहर माइनस है तो +23 हो जाएगा, और ये 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलिए लिखते हैं
आव्यूहों का सहखंड सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट रो 0 to 1, सेकेंड रो -1, -9, -5, फिर थर्ड रो 2, 23, 30, एडजॉइंट रखें बराबर हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा मेरा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा मेरा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद ए इनवर्स हम लोग लिखेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको मिला है -1, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए क्या मिला है? 0 to 1, -1, -9, -5, 2, 23, 30। लोग को बोल रहा था ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, तो हम ए इनवर्स ज्ञात कर चुके हैं। अब इसमें एक समीकरण निकाय दिया है, उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण निकाय। समीकरण निकाय देखिए क्या दिया है? 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, और दिया है x + y - 2z = -3। इससे हम लोग a पहले लिखेंगे कि ये क्या मिल रहा है, देखते हैं। 2 - 3 5, फिर उसके बाद मिल रहा है 3 2 - 4, फिर उसके बाद मिल रहा है 1 1 - 2, इसके बाद x बराबर हमको क्या मिला? x y z, और b बराबर हमको क्या मिला? 11 -5 -3। ध्यान से आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, इस आव्यूह में और इस आव्यूह में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि उसी आव्यूह से रिलेटेड यहाँ पर हमको समीकरण निकाल मिला है। यानी कि हमको फिर से ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो ये ए इनवर्स निकाले हैं उसी ए इनवर्स का प्रयोग इसमें हम लोग कर देंगे। तो अब नीचे हम लोग क्या करेंगे? आव्यूह समीकरण का प्रयोग। तो हम लोग लिखेंगे आव्यूह समीकरण x बराबर ए इनवर्स b से। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? x y z। ए इनवर्स के जगह पर 1/4 देख लीजिए, ए इनवर्स हमको यहां पर मिला है 1/-1, यानी कि इसको -1 ही कर लीजिए, और इसको लिखिए 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। b लिखिए, यहीं पर क्या मिला है? 11 -5 -3। इसको हम लोग अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर कर लेते हैं। चलिए, तो x y z बराबर हमको क्या मिलेगा? देख लीजिएगा, बाहर -1 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 5 - 6, 0 + 5 - 6 होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 11 दूनी 22, 9 × 5 = 45, 22 और प्लस 45 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर -9 से -5 में गुणा किया है, और 23 में 3 से करेंगे तो 23 × 69 हो जाएगा, यानी 69। ठीक है, चलिए इससे इसमें 11, फिर इसके बाद -5 × -5 + 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 से 13 में गुणा करेंगे तो 13 39, यानी कि -3 39 मिलेगा। हमको क्या प्राप्त हो रहा है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए जोड़ लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या मिल रहा है। 5 में से 6 जाएगा तो -1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 40 20 60 5 65 और 2 67 हो गया, और 67 से 69 जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 20 30 35 से 36 हो गया, 36 से 39 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिल गया? 1, y बराबर क्या मिला? 2, और z बराबर क्या मिल गया? 3। यही आपका आंसर होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पहले हमको समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 7 रुपया है।
2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो अवयव विधि से प्रत्येक का मूल्य हमको प्रति केजी ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग पहले मान लिया है कि 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया, 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर y रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य बराबर z रुपया। पहला है हमारा शर्त जो दिया गया है प्रश्न से, 4 केजी प्याज, तो 1 केजी प्याज का मूल्य हमको x रुपया मिला है, तो 4 केजी प्याज का मूल्य हमको क्या मिलेगा, तो 4x मिल जाएगा। ठीक है, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल। 3 केजी गेहूं का मतलब 3y हो गया और 2 केजी चावल का मतलब 2z हो गया और ये टोटल मिलकर के 60 रुपया का हो रहा है, तो इक्वल टू हम लोग 60 रुपया लिख लेंगे। यानी कि 4 केजी गेहूं, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है, तो बराबर 60 कर लिए। इसी तरह अगला समीकरण बनाएंगे, 2 केजी प्याज है तो 2x, 4 केजी गेहूं है तो 4y और 6 केजी चावल है तो 6z इक्वल टू 90 हो जाएगा। 6 केजी प्याज तो 6x हो जाएगा, 2 केजी गेहूं 2y हो जाएगा और 3 केजी चावल तो 3z हो जाएगा। इसका मूल्य है 70 रुपया। यानी कि इससे हम लोग, इस क्वेश्चन से हम लोग समीकरण ज्ञात कर चुके हैं और इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी तरह हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक समीकरण निकाय प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग सबसे पहले a लिखेंगे, तो a बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। यहाँ पर हमको x बराबर क्या मिलेगा, वही x y z जो हम लोग माने हैं, x y z। फिर यहाँ पर हम लोग b बराबर क्या लिखेंगे, 60 90 और 70। ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a लिखते हैं, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। चलिए विस्तार कीजिए फर्स्ट रो के सापेक्ष। चलिए 12 माइनस 6 दूनी 12, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा इसका, ये कोलम ये छोड़िए, 3 दूनी 6 माइनस 36। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा, ये कोलम ये रो छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 6 24। हमको क्या मिला, 4 into 0, यानी ये 0 कर दीजिए। ये देखिए 36 में से 6 जाएगा तो माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 30 की 90 हो जाएगा। और ये देखिए 24 में से 4 जाएगा तो 20 होगा, माइनस 20 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। इक्वल टू हमको मिलेगा 50। यानी ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका हम लोग इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पक्ष के अवयवों का समखंड, अवयवों का समखंड। हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है इसका चिन्ह। तो प्रथम पंक्ति का चलिए ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, 4 6 2 3। फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होता है, ये छोड़ दीजिए 2 6 6 3 6 3 मिलेगा। फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होता है, इसको छोड़ दीजिए 2 4 6 2 2 4 6 2 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा हमको 12 माइनस 12। फिर हमको मिलेगा 3 दूनी 6 माइनस 36। चलिए अगला क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस 24। क्या मिला देख लीजिए, 0। ये क्या मिला, माइनस 30, बाहर माइनस है तो प्लस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20। चलिए फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे द्वितीय पक्ष के, द्वितीय पक्ष के अवयवों का समखंड, अवयवों का समखंड लिखेंगे। तो चलिए इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस। द्वितीय पक्ष हमारा देख लीजिए क्या है, दिखाई दे रहा होगा, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे 3 2 2 3 मिलेगा, 3 2 2 3। चलिए इसका ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो 4 2 6 3 4 2 6 3। इसका चिन्ह प्लस भी होता है, अगला वाला का चिन्ह फिर माइनस, इसका ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो 4 3 6 2। चलिए क्या मिला देखिए, तो 9 माइनस 4, ये मिला 12 माइनस 12।
ये क्या मिला 4 दूनी 8 माइनस 3 18। 9 में से 4 जाएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा, बीच वाला 0 हो जाएगा, और ये 8 में से 18 माइनस 10 बाहर माइनस है तो 10 हो जाएगा। चलिए तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड अब हम लोग लिखेंगे। पंक्ति के अवयवों का सहखंड, चलिए क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कोलून, ये रो छोड़िए 3 2 4 6, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस, इसका कोलून, ये रो छोड़िए 4 2 2 6 4 2 2 6, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस, इसका ये कोलून, ये रो छोड़ दीजिए 4 3 2 4। चलिए क्या मिला देख लीजिए, 18 माइनस 8, फिर उसके बाद क्या मिला 6 चौके 24 माइनस 4, फिर इसके बाद क्या मिला 16 माइनस 6 इक्वल टू 18 में से 8 जाएगा तो 10, ये 24 में से 4 जाएगा तो माइनस 20, 16 में से 6 हो जाएगा तो 10। अब हम लोग लिखेंगे सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह बराबर हम लोग प्रथम पंक्ति को पहले लिखेंगे 0 30 माइनस 20, द्वितीय पंक्ति का लिखिए -5 0 10, ये तृतीय पंक्ति का लिखिए 10 माइनस 20 और 10। अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में बदल जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में बदल जाएगा, और तीसरा पंक्ति भी तीसरा स्तंभ में बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको देखिए क्या मिला है, यहाँ पर 50 मिला है, तो हम लोग 50 लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमको यही प्राप्त है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर आव्यूह समीकरण x बराबर a इनवर्स b से, तो x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे x y z, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे a इनवर्स b यानी कि 1/50 इंटू 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10, और फिर उसके बाद मिला 10 माइनस 20 और 10। फिर उसके बाद यहीं पर b लिख देंगे, b हमारा देखिए मिला हुआ है 60 90 70 60 90 70। चलिए अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो x y z बराबर क्या मिलेगा, देखिए 1/50, तो पहले हम लोग लिख लेंगे इसको, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 450, और ये 10 से 70 में गुणा होगा तो प्लस 700। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1800 प्लस 0, और देखिए माइनस 7 दूनी 1400 लिखिए 1400। फिर उसके बाद तीसरा से पहला में, तो 6 दूनी 12 माइनस में माइनस 1200, 10 से 90 में प्लस 900। चलिए फिर उसके बाद 10 से 70 में प्लस 700, इसको हम लोग जोड़ेंगे 1/50। तो देखिए 700 से 450 हम लोग घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 700 से 450 घटाएंगे तो कितना होगा 250, यानी 250। 1800 में से 1400 घटाएंगे तो 400, 9 7 1600 में से 1200 घटाएंगे तो 400, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। 1/50 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो इसमें करेंगे तो 5 मिलेगा, इसमें करेंगे तो 8 मिलेगा, और इसमें भी करेंगे तो 8 भी मिलेगा। यानी कि हमको x बराबर 5 मिल गया, y बराबर 1 मिल गया, और z बराबर भी 1 मिल गया।
और एक्स वाई जेड हम लोग क्या माने थे, एक्स था 1 kg प्याज का मूल्य, तो हम लोग लिख देंगे 1 kg प्याज का मूल्य बराबर x रुपया और बराबर हम लोग लिख देंगे 5 रुपया। 1 kg गेहूं का मूल्य हम लोग लिए थे, गेहूं का मूल्य बराबर हम लोग लिए थे y रुपया और यहां पर y मिला है 8, तो 8 रुपया हो जाएगा। और 1 kg चावल का मूल्य हम लोग लिए थे z रुपया, तो हम लोग लिखेंगे का मूल्य बराबर z रुपया और z का मान रख देंगे तो 8 रुपया हो जाएगा। यही हमको हल ज्ञात करना था। अभी विधि से भी हम लोग यहाँ पर प्याज, चावल और गेहूं का मूल्य ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज को हम लोग या इस पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आप लोग घर पे रिवीजन जरूर कीजिएगा। एक बार बनाने के बाद खुद से क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोग को ये जो रिवीजन है हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए। हमेशा के लिए कंठस्थ करने के लिए साथ साथ में आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर के आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का इस टाइप का कोई भी आप अवयव ले सकते हैं। नहीं भी यदि आप अवयव लेंगे तो इसी क्वेश्चन को आप लोग बिना देखे घर पे जरूर बनाइए, तभी आपको ये पढ़ा हुआ सार्थक होगा, अन्यथा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला क्लास में हम लोग इसके विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे और विविध प्रश्नावली अगला क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।